हेलो फ्रेंड्स, तो हम इसके 1 to 17 मेडिसिन एंड लाइट के एमसीक्यूज कर रहे थे। 105 तक हमने कर लिए थे। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बायलैटरल S3 S4 एंड S5 कट विल रिजल्ट इन रेक्टल इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि S3 S4 S5 ये क्या है, एनल स्फिंक्टर को सप्लाई कर रहे थे, तो वो जब डैमेज होगा तो रेक्टल इनकॉन्टिनेंस होगी, मतलब फीकल इनकॉन्टिनेंस भी इसको आप कह सकते हैं। और उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ कम्पैक्ट बोन्स। कम्पैक्ट बोन का मैक्रोस्कोपिक फीचर क्या होता है? लेमिला आर रेगुलरली अरेंज्ड। कम्पैक्ट बोन में रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं लेमिला, जो बोन्स का पार्ट होते हैं। हाउ मेनी वाइट रेमस कम्युनिकेंस आर देयर इन आवर बॉडी? तो ये हमारे पास है B14 होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाइट रेमस कम्युनिकेंस होते क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। हमने जो स्पाइनल कार्ड का पढ़ा था, स्पाइनल कार्ड से एक डार्सल रूट गैंग्लियन था, डार्सल रूट था, और एक हमारे पास एंटीरियर रूट था। ये मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ ना, ये इस तरह से था। ये स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड बटरफ्लाई शेप्ड होता है ना। ये समझो उसका ट्रांसफर सेक्शन है, ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, इस तरह हमने काटा है, अभी ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें क्या था, ये दरमियान में ये इस तरह है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डार्सल हार्न है, और ये एंटीरियर या वेंट्रल हार्न है। अब ये डार्सल हार्न से जो निकल रहा था इसको हम डार्सल रूट कह रहे थे, ये नर्व है ना। और ये एंटीरियर हार्न से जो निकल रहा है इसको एंटीरियर रूट कह रहे हैं। और ये दोनों आगे जाके यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होता है डार्सल रूट गैंग्लियन, इसको कह रहे होते हैं। फिर ये आगे जाके यहाँ से इस तरह, ये एक ही नर्व है, समझे ना। ये दोनों जाके वहाँ पे आपस में मिल जाते हैं आगे। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रंक। ये स्पाइनल कार्ड, ये डार्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये आगे ये दोनों जाके जो मिल गए, इसको अभी आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे ट्रंक। ये ट्रंक है। अब ये ट्रंक फिर आगे जाएगा, ये क्या है, पोस्टीरियर रेमस बना रहा है। और ये आगे की तरफ जो आएगा ये होगा एंटीरियर रेमस। ये पोस्टीरियर रेमस है, ये एंटीरियर रेमस है। ये पोस्टीरियर या डार्सल रूट है, ये एंटीरियर रूट है या वेंट्रल रूट है। ये डार्सल हार्न है, ये वेंट्रल हार्न है, ये डार्सल रूट गैंग्लियन है। ठीक है, इसमें इस तरह से नर्व फाइबर्स इस तरह से होते हैं। इसको आप सिंगल इस तरह भी बना सकते हैं ना। अभी इस तरह आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मैं आपको इस तरह के बना के देता हूँ। ये डार्सल हार्न हो गया, ठीक है, ये डार्सल हार्न, ये वेंट्रल हार्न, इससे डार्सल रूट, ये वेंट्रल रूट, ये आगे जाके मिलेंगे क्या है, ये जब आपस में कंबाइन हो गए इस एरिया में, ये हो गया क्या, ट्रंक। उसके बाद ये पोस्टीरियर रेमस, ये एंटीरियर रेमस। अब ये जो एंटीरियर रेमस होता है, ये एंटीरियर रेमस के अंदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स दोनों होते हैं। लेकिन जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे होते हैं वाइट रेमाई। वाइट रेमाई। अब ये वाइट रेमाई कम्युनिकेंस जो होते हैं, जो जिनमें सिंपैथेटिक फाइबर्स जा रहे हों। सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या है, T1 से लेकर L2 तक। हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो थोरेकोलम्बर होता है या नहीं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्रेनियो सैक्रल होता है। ठीक है, उसमें क्रेनियल नर्व्स आते हैं और सैक्रल नर्व्स आते हैं। तो थोरेकोलम्बर मतलब थोरेसिक नर्व्स जो हैं, और लंबर नर्व जो हैं, तो वो हमारे पास उनमें सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो सिर्फ थोरेसिक वाले लेवल के ऊपर यहाँ से एंटीरियर रूट से निकलेंगे, ठीक है, और वाइट रेमाई में जाएंगे, और लंबर वाले एरिया में, ठीक है, T1 से L2 तक। इस वजह से हम कह रहे हैं वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। वाइट रेमाई कम्युनिकेंस का मतलब वो वाले हमारे पास एंटीरियर रेमाई जिनके अंदर सिंपैथेटिक फाइबर्स प्रेजेंट हो, तो वो सिर्फ थोरेको और लंबर एरिया में होते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। तो उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए रिलीज। डीएनए के हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है, क्योंकि आपको पता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, एक समझें क्या होता है, शुगर होता है, एक हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, और यहाँ पर क्या होता है, फास्फेट ग्रुप PO4 -3। अब ये -3 क्यों है, क्योंकि इससे 3 हाइड्रोजन जा चुके हैं, इससे रिलीज हुए ना। हाइड्रोजन जब रिलीज होंगे, जाहिर है पॉजिटिव आयन जब जाएगा तो नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर आएंगे ना। अब वो तीनों हाइड्रोजन अगर वापस इसके साथ बाइंड हो जाएं, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, H3PO4। H3PO4 ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। तो ये क्या है, डीएनए को जब आप तोड़ेंगे, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर की मदद से, है ना, तो 3 वाटर मालिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे। 3 वाटर मालिक्यूल्स क्या करेंगे, तीनों वाटर मालिक्यूल्स से कितने हाइड्रोजन निकले, 6 हाइड्रोजन। 6 में से 3 हाइड्रोजन जो है इस फास्फेट के साथ मिलेंगे, ठीक है, तो H3PO4 हो जाएगा, और साथ में वो जो 3 हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलेंगे, ठीक है, शुगर के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या है, 3 हाइड्रोजन फास्फेट ग्रुप के साथ मिलकर फास्फोरिक एसिड बनाते हैं। और फिर जब डीएनए बन रहा होता है उस वक्त फिर इसी तरह इसके अपोजिट होता है, फास्फोरिक एसिड के 3 हाइड्रोजन चले जाते हैं और 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं वहाँ पर शुगर वगैरह के साथ, ठीक है, और फिर क्या है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है।
उसके आगे है लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का लास्ट मीडिएटर इंटरल्यूकिन 12 होता है। फर्स्ट मीडिएटर उसका समझे वो काज कौन करता है सेप्टिक शॉक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उनके अंदर एंडोटॉक्सिन होता है, वही काज कर रहा होता है। रिगार्डिंग स्कल ऑफ चाइल्ड, अब चाइल्ड का जो स्कल होता है उसके रिगार्डिंग वो कह रहा है क्या करेक्ट है। वाल्ट इज़ बिगर देन फेस, उनका जो वाल्ट होता है, वाल्ट का मतलब स्कल का ऊपर वाला एरिया, हेड वाला एरिया, वो बिगर होता है देन फेस। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आल्सो नोन एज, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को पेराफेरेंजियल फोसा भी कहते हैं। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा आपको पता था जाइगोमेटिक बोन का जो इस तरह से ये आर्च जा रहा था, ठीक है, ये आगे जाइगोमेटिक बोन है जो कि चीक बना रहा है, और उसका इस तरह से ये जो जा रहा था, इस आर्च से नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है, उसको हम पेराफेरेंजियल फोसा भी कहते हैं क्योंकि फेरेंक्स के अराउंड है, समझे ना। एम बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एम बैंड्स कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। उसके बाद है या फिर मैक्रोफेजेस। शॉर्ट हाफ लाइफ मीन्स रीचेस स्टेडी डोज क्विकली, ठीक है। हाफ लाइफ जिनका शॉर्ट होता है मतलब वो स्टेडी डोज के ऊपर, स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो होता है ना, उसके ऊपर ये जल्दी पहुंच जाता है। आरबीसी ब्रेकडाउन विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ आयरन विच कैन बी रीयूटिलाइज्ड। आरबीसी की जब ब्रेक डाउन होती है, आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है, हीम अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है, ग्लोबिन दोबारा यूटिलाइज होता है, हीम में से आयरन रिलीज हो जाता है और प्रोटोपोरफायरिन वो फिर चला जाता है, ये फिर बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आयरन जो है वो वापस रीयूटिलाइज होता है। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स सप्लाइड बाय एपिफिजियल आर्टरी, ठीक है। हार्ट शेप वर्टिब्री कौन से होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री का शेप होता है हार्ट शेप, आपने पढ़े थे ये एमबीबीएस के दौरान के हार्ट शेप होते हैं, किडनी शेप वर्टिब्री होते हैं, तो जो हार्ट शेप वर्टिब्री थे वो कौन से थे, थोरेसिक वर्टिब्री थे। रट्टे वाली चीज़ है ना, इसको आप रट लें या इस तरह याद रखें ना। थोरेसिक जो थोरेसिक कैविटी चेस्ट केज है ना, उसके अंदर क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना। तो थोरेसिक वर्टिब्री भी इसी चेस्ट के लेवल पे होते हैं ना, तो इस वजह से उनका शेप भी, क्योंकि वो हार्ट आगे से क्या है, उनके आगे क्या पड़ा होता है, हार्ट पड़ा होता है, तो इस तरह याद रखें कि थोरेसिक कैविटी में हार्ट है तो थोरेसिक वर्टिब्री भी हार्ट शेप्ड है। एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल क्या है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ रेडिकलिन। वैसे कैप्टोप्रिल क्या है, एस इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करता है, और इस तरह से फिर एंजियोटेंसिन 2 वैसो कंस्ट्रक्शन काज नहीं कर सकेगा, और साथ में अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं कर सकेगा, इस तरह से बीपी पर मेंटेन रहता है। लेकिन एक और एक्शन भी उसका है, तो अब वो वाला ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं हुआ ना कि इनहिबिशन ऑफ क्या है एंजियोटेंसिन 1, वो तो नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, नहीं, ये इसका फंक्शन नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 को ये इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 को प्रिवेंट कर रहा है। क्या है ये, असल में डिग्रेडेशन नहीं करवाता एंजियोटेंसिन 2 की, बल्कि प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज कर रहा है। किस तरह से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके ना। अब एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्ट होता है 82 में ना, तो वो एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है कौन, कैप्टोप्रिल। तो फिर क्या है, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, डिग्रेडेशन को इंक्रीज नहीं करता बल्कि प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, या फिर आप कहें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है कि ये ब्रेडिकाइनिन की भी हमारे पास डिग्रेडेशन को इंक्रीज करता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस का मोस्ट, ये एक्टिनोमाइसिस आपको पता है ये क्या होते हैं, ये फंगस होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये टेल्कम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ये टेल्कम ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास सी वगैरह के एरिया में या मिनरल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉस्मेटिक में यूटिलाइज होते हैं। ये टेल्कम ग्रेन्यूल्स कौन बना रहा होता है, एक्टिनोमाइसिस। राइट सबक्लेवियन आर्टरी डिराइव्ड फ्रॉम, राइट सबक्लेवियन आर्टरी एरोटिक आर्ट से डिराइव होता है, उसके पार्ट 4 से। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट की फॉर्म में, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट जब ह्यूमन ब्लड में एंटर होता है, किस फॉर्म में वो होता है, स्पोरोजाइट की फॉर्म में। बाद में फिर क्या है, ह्यूमन ब्लड से हो जाता है लिवर में, लिवर में वो कन्वर्ट होता है ट्रोफोजाइट और शाइजोन्ट्स में, वो शाइजोन्ट फिर आते हैं कहाँ पे, वापस ब्लड के अंदर आते हैं, आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं, आरबीसी के अंदर वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, मीरोजाइट्स के अंदर, ठीक है। और रहते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स कौन से, लॉन्ग बोन्स को सप्लाई करता है एपिफिजियल आर्टरीज, ठीक है। हार्ट शेप वर्टिब्री के कौन से होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री। देखें तो इस तरह से याद रखें, थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है हार्ट, है ना, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट होता है, और इसी हार्ट के बिहाइंड जो वर्टिब्री होते हैं वो थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं। टी से थोरेसिक कैविटी, टी से थोरेसिक वर्टिब्री, तो दोनों हमारे पास क्या है, दोनों में हार्ट होता है ना, तो हार्ट शेप इस तरह से याद रखें कि हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर है, इस वजह से थोरेसिक वर्टिब्री का शेप भी तो क्या है, थोरेसिक शेप होता है, थोरेसिक हार्ट शेप होता है, सॉरी। एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल, अब कैप्टोप्रिल के एक्शंस कौन से हैं,
कैप्टोप्रिल एज इनहिबिटर है। एज इनहिबिटर मतलब एज एंजाइम को इनहिबिट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस एंजाइम का फंक्शन क्या था, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 में। जब ये एंजाइम इसने इनहिबिट कर दिया तो एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या था, एक तो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करा रहा था, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा था, अल्डोस्टेरोन, एड्रिनल ग्लैंड से क्या रिलीज कर रहा था, अल्डोस्टेरोन। तो वो दोनों जब इनहिबिट हो जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इसको एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर यूज़ करते हैं कैप्टोप्रिल को, ठीक है। स्पेशली केस में डायबिटिक पेशेंट में इसको हम लोग माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका एक फंक्शन क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करना, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहोगे एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना। यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डिग्रेडेशन नहीं करवा रहा है एंजियोटेंसिन 2 की, जो प्रोड्यूस हो चुका है वो तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन नए एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन को ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन क्या है, डिक्रीजेस एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन है या इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। अब अगर ऑप्शन में इन्होंने दिया था इनहिबिट एस इनहिबिटर, ठीक है, तो फिर उसको आपने वो लगाना है, ठीक है, टिक करना है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपने ये इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ये ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन को भी इंक्रीज करता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस फंगस होते हैं जो कि टेल्कम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। टेल्कम ग्रेन्यूल्स सी के ऊपर होते हैं, जैसे कोरल रीफ्स बना रहे थे ना ब्राउन एल्जाई, तो ये भी इसी तरह से, और मिनरल्स के अंदर ये होते हैं, और ये यूज़ हो रहे होते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में। तो ये टेल्कम ग्रेन्यूल्स कौन बना रहा होता है, एक्टिनोमाइसिस। ये एक्टिनोमाइसिस फंगस टेल्कम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। राइट सप्लीमेंट आर्टरी डिराइव होता है एरोटिक आर्च फोर से। तो ये एमसीक्यूज अजीब है, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि किस तरह एरोटिक आर्च को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हाँ, उसी वजह से ये एरोटिक आर्च 4 है। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट्स। मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, वो स्पोरोजाइट की फॉर्म में ह्यूमन ब्लड में एंटर होता है, वहाँ से फिर लिवर में जाता है, लिवर में वो शाइजोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रोफोजाइट्स में, और फिर वो ट्रोफोजाइट जाते हैं ब्लड के अंदर, फिर ब्लड के आरबीसी में एंटर होते हैं, वहाँ पर वो ट्रोफोजाइट जब डिवाइड होते हैं तो वो फिर मज़ीद जब डिवाइड होते हैं फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, मीरोजाइट्स में। फिर वो मीरोजाइट्स क्या करते हैं, रप्चर करवाते हैं आरबीसी को। जब भी आरबीसी रप्चर हो जाता है तो हीमोलाइसिस हो रही है, उसी दौरान फिर क्या है, फीवर, चिल्स वगैरह सिम्टम्स अपीयर होते हैं। एंजाइना वर्सन बाय विच ड्रग, तो ये फिर आप हमें वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन नाम से ज़ाहिर ये एडीएच का दूसरा नाम है, मतलब ब्लड प्रेसिन मीन्स प्रेस करना, ब्लड वेसल को प्रेस कर रहा है, उसको टेंस कर रहा है, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन काज करा रहा है। तो वेजोप्रेसिन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन काज करा रहता है। तो अब अंजाइना जो अंजाइना में क्या होता है, स्कीमिया हुआ पड़ा होता है ना, कॉरोनरी आर्टरी पहले से नैरो होते हैं, तो वेजोप्रेसिन मजीद उसको नैरो करेगा, तो मजीद ऑक्सीजन कम हो जाएगा हार्ट मसल्स की तरफ, तो मजीद स्कीमिया होगा, तो मजीद अंजाइना हो जाएगा। तो इस वजह से वेजोप्रेसिन क्या कराता है, एंजाइना को वर्सन करता है। और साथ में क्या है, ये थियोफाइलिन भी वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करा रहता है, इस वजह से एंजाइना काज करता है। अबाउट न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनका फंक्शन था राइबोसोमल आरएनए बनाना, लेकिन इनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, डज नॉट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो होते हैं लंग्स के अंदर, उनको उनको जो है एयर कौन सप्लाई करता है, टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को एयर सप्लाई करता है। ट्यूमर विद नर्व शीट इन्वॉल्वमेंट, वो ट्यूमर जिनके अंदर नर्व शीट की इन्वॉल्वमेंट भी होता है उसको कहते हैं कार्सिनोमा एक्स प्लियोमार्फिक एडिनोमा, ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है। कार्सिनोमा एक्स प्लियोमार्फिक एडिनोमा क्या है, नर्व शीट को इन्वॉल्व कर रहा होता है ये ट्यूमर। लोब ऑफ लंग विद 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, तो कौन सा लोब ऑफ लंग होता है जिसमें 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, तो वो है राइट मीडियल। रट्टे वाली चीज़ें हैं ना ये, कुछ ये आपने रटने। एंजाइम रिलीज इन एमआई आफ्टर 2 इन 12 आवर, 12 आवर में एमआई के बाद जो एंजाइम रिलीज होता है वो इनमें से कौन सा है, तो ये जो अल्कलाइन फास्फेटेज है, एएसटी है, एएलटी है, एलडीएच है, ये सारे इनका ताल्लुक हमारे पास मेनली किस चीज़ से होता है, लिवर से होता है, ठीक है। एलएफटीज़ में हम इन एंजाइम्स को देख रहे होते हैं, लेकिन क्रिएटिनिन काइनेज जो है सीकेएमबी जिसको कह रहे थे, तो सीके का मतलब क्रिएटिनिन काइनेज, तो वो एमआई के बाद रिलीज होता है सेल से विद इन 12 आवर। स्टेज इन विच स्पाइनल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर एंड डिवाइड, कह रहा है वो कौन सा स्टेज है जिसमें स्पाइनल फाइबर्स अटैच होते हैं सेंट्रोमियर के साथ एंड डिवाइड होते हैं, तो वो हमारे पास इसने एनाफेस दिया हुआ है, वैसे टीलोफेस होना चाहिए। ये इस तरह से होता है ना, टीलोफेस के दौरान ये फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, उसका ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये नीचे वाला, तो अब इस तरफ से भी ये स्पाइनल फाइबर्स अटैच है सेंट्रोमियर के साथ, ये सेंट्रोमियर है, उस साइड से भी तो ये वाला स्पाइनल फाइबर उस तरफ कंट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर कंट्रैक्ट करेगा, तो ये क्रोमेटिड इस साइड आ गया, एक क्रोमेटिड वहाँ आ गया, ठीक है। फिर बाद में ये जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा दरमियान से, तो आधे क्रोमेटिड्स इस तरफ आ गए, आधे उस तरफ चले गए, और हमारे पास सेल बन जाएंगे।
2 सेल। तो ये हमारे पास टीलोफेज के दौरान हमारे पास क्रोमेटिड अपोजिट साइड पे होते हैं। लेकिन ये क्या है, इसने एमसीक्यूज ठीक से क्लियर कट नहीं दिया ना। अगर ये देता कि क्रोमेटिड्स अपोजिट साइड पे जाके पहुंच गए तो वो टीलोफेज करवा रहा होता है। लेकिन अब ये कह रहा है कि स्पाइनल फाइबर्स अटैच हुए सेंट्रोमेयर के साथ एंड डिवाइड। हाँ, ये भी यही बात कर रहा है, तो इसमें टीलोफेज आना चाहिए। अभी तक इसके 117 का आई थिंक इराटा नहीं आया हुआ, तो वो इराटा आ जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये मुझे इराटा लग रहा है। इन लिवर सेल इंजरी एंजाइम डिक्रीज इज, लिवर सेल इंजरी में कौन सा एंजाइम डिक्रीज हो जाता है? 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, ये डिक्रीज होता है। एल एच एक्ट्स ऑन विच टेस्टिकुलर सेल्स मोस्टली, लाइडिक सेल के ऊपर मोस्टली एक्ट करता है। एल से एल एच और एल से लाइडिक सेल। ठीक है, और लाइडिक सेल पे एक्ट करके क्या कराता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और एफ एस एच क्या करेगा? वो स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और ये एल एच फीमेल्स में क्या करेगा? ओव्यूलेशन करवाता है, एग को रिलीज करवाता है ओवरीज से विद इन द फॉलोपियन ट्यूब। और जो एफ एस एच होता है वो फीमेल में क्या करता है? वो ग्रेफियन फॉरिकल को ग्रेफियन फॉरिकल बनाता है या मैच्योरेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉरिकल्स करवाता है, जिनके अंदर वो ओवम होता है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विच एक्ट ऑन एस ए नोड, एस ए नोड के ऊपर वेरापामिल एक्ट करता है। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है एक्ट करता है एस ए नोड के ऊपर। एपिनेफ्रिन ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन बाय एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर, किस रिसेप्टर के ऊपर एपिनेफ्रिन जब बाइंड होता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन काज कराता है? तो वो है अल्फा 1। अल्फा 1 के ऊपर बाइंड होगा। अल्फा 1 कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन के ऊपर, वहाँ पर एपिनेफ्रिन जब बाइंड होता है तो क्यूटेनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन काज कराता है। बीटा 2 के ऊपर अगर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो वेजोडाइलेशन होती है। और बीटा 1 जो है हार्ट के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर अगर बाइंड होगा तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से याद रखें। अल्फा 2 फिर क्या है? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं, इसके ऊपर अगर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो क्या करेगा? सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक के तौर पर काम कर रहा होता है ना अल्फा 2। उसके बाद है क्रोनिक हेपेटाइटिस इज करेक्टराइज फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, तो 6 मंथ। 6 मंथ से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और अगर विद इन 6 मंथ खुद रिजॉल्व कर जाए हेपेटाइटिस भी तो उसको हम कहते हैं एक्टिव हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस। अब डैमेज एबनॉर्मल प्रोटीन्स इज डिग्रेडेड बाय, जो डैमेज एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं उनको कौन डिग्रेड करता है? लाइसोसोम, जो कि एक अर्गनली है सेल्स के अंदर। लाइसोम मीन्स क्या होता है? लाइसिस करवाना, ब्रेक डाउन कराना। सोम का मतलब बॉडी, मतलब ये वो वाली बॉडी है जो कि ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ को? एबनॉर्मल प्रोटीन्स को। रेजोनेंस ऑन बैक अप टू, रेजोनेंस अगर बैक में हो कि कब तक, कहाँ तक होता है? T10 तक होता है। बैक के ऊपर रेजोनेंस T10 तक हो सकता है। पैरोटिड ग्लैंड सप्लाई करता है जनरल विजरल इफेरेंट को। पैरोटिड ग्लैंड को नहीं, पैरोटिड ग्लैंड को कौन से फाइबर सप्लाई कर रहे हैं? जनरल। पैरोटिड ग्लैंड क्या एक विजरा है, समझे ना। ग्लैंड्स क्या होते हैं? विजरा होते हैं, विजरल। और इफेरेंट का मतलब मोटर नर्व्स, और जनरल का मतलब जनरल। एक स्पेशल हमारे पास विजरा होते थे या सेंसेशन होते थे, एक हमारे पास जनरल विजरास होते थे या जनरल सेंसेशन। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये जनरल है हमारे पास, ये एक विजरा है और जनरल विजरा है। ठीक है, स्पेशल विजरा में हमारे पास वो आ जाते हैं, ओल्फैक्शन आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, हेयरिंग आ जाती है, ठीक है, विजन आ जाता है। ये स्पेशल सेंसेशन है और इनके आर्गन्स को हम लोग स्पेशल आर्गन्स कहते हैं ना। तो ये जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ये एक तो विजरा है, ठीक है, ग्लैंड्स विजरा होते हैं। और दूसरा कौन सा विजरा है? जनरल विजरा है। जैसे जीआईटी में को हम कहते हैं जनरल विजरा। और इसको जो मोटर नर्व फाइबर्स जो इसको इनर्वेट करते हैं उनको हम इफेरेंट, हमेशा मोटर फाइबर्स को क्या कहते हैं? इफेरेंट। तो जनरल विजरल इफेरेंट क्या करते हैं? पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। और ये क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना। और ये क्या है? पैरोटिड ग्लैंड से क्या करवाते हैं? सलाइवेशन करवाते हैं। ब्लड सेल्स ऑफ बोन मेरो गेट सिग्नल्स टू प्रोलिफरेट फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर जो है प्रोलिफरेशन करवाते हैं ब्लड सेल्स की बोन मैरो से। पर्सन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज़ डिक्रीज्ड सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होता है अगर पर्सन लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो जेवीपी, जगुलर वीनस पल्स, वो भी या प्रेशर वो भी डिक्रीज होता है ना। तो जगुलर वीनस पल्स या प्रेशर भी सेंट्रल वीनस प्रेशर के बारे में इनडायरेक्ट एस्टिमेट हमें दे रहा होता है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच इन स्ट्रेस इज सीन इन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन एसीटीएच में कब दिखाई देगा? वेन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है एसीटीएच, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? एसीटीएच प्रोड्यूस करवाना। तो जब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसीटीएच होता है स्ट्रेस में, मतलब ये पूछ रहा है कि स्ट्रेस के दौरान एसीटीएच हमारे बॉडी में डिक्रीज तो होता है लेकिन उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी? वो पिट्यूटरी के वेन्स के अंदर, क्योंकि वो रिलीज वहीं से हो रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से।
रिगार्डिंग सिंपैथेटिक एक्टिवेशन व्हाट विल एपिनेफ्रिन डू, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर। ठीक है, एपिनेफ्रिन क्या करेगा, जब भी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा और एपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो उस वक्त वो लिवर में जाके ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए, ताकि जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है उसके लिए ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ट्यूमर दैट डू नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन, वो ट्यूमर जो कि हार्मोन सिक्रीट नहीं करता वो है कॉन्ड्रोसार्कोमा। बाकी कोरियो कार्सिनोमा आपको पता है HCG वगैरह रिलीज करता है, टेराटोमा भी हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन कॉन्ड्रोसार्कोमा रिलीज नहीं करता। ठीक है, ये बोन की हमारे पास एक ट्यूमर है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स मतलब यूरिनेशन की बात कर रहा है, वो इन्वॉल्व करता है पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल सेगमेंट। पैरासिम्पैथेटिक जो सैक्रल सेगमेंट है S1 S2 S3, तो वो सैक्रल सेगमेंट्स क्या है, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। नर्व ग्रोथ रेट इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्व डैमेज, पेरिफेरल नर्व डैमेज अगर हो जाए तो नर्व ग्रोथ रेट कितना होगा। ठीक है, व्हेन नर्व शीथ इज आल्सो डैमेज, अगर नर्व शीथ भी डैमेज हो गया, नर्व भी डैमेज हो गया, तो फिर उस नर्व की ग्रोथ कितने स्पीड से होगी। ये रट्टे वाली चीज़ है, ये 0.3 मिलीमीटर, ये रिपीट होता है वैसे बार बार, इसको आपने याद रखना है। हेमाटोमा इज टोटली बिनाइन, हेमाटोमा टोटली बिनाइन होता है। एक होता है हेमाटोमा, एक था कोरिस्टोमा। कोरिस्टोमा क्या था कि एबनॉर्मल के है तो नॉर्मल टिश्यू, लेकिन क्या है एबनॉर्मल लोकेशन पे चला गया है। फॉर एग्जांपल कॉलमनर सेल्स जो होते हैं वो स्टमक में होते हैं। अब वो कॉलमनर सेल फॉर एग्जांपल कहाँ पे आ जाएँ, फेरेंक्स में आ जाए ना, फेरेंक्स में तो कॉलमनर नहीं होते, वैसे स्क्वेमस होते हैं। तो अगर यहाँ पर वो कॉलमनर सेल आके लंग्स वाले यहाँ पे आके एक टिश्यू यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, फेरेंक्स के अंदर, तो इसको हम कहेंगे कोरियोस्टोमा। मतलब है तो नॉर्मल सेल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन अब नॉर्मल लोकेशन के ऊपर आ गया है। और हेमाटोमा क्या करते हैं, वो लोकेशन भी नॉर्मल है, लोकेशन उसी लोकेशन पे है जहाँ पर होना चाहिए, लेकिन क्या है वहाँ टिश्यू भी नॉर्मल है, लेकिन क्या है टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिरेंज्ड है। ठीक है, अगर नॉर्मली सेल्स अरेंज होते हैं इस तरह से लीनियर फॉर्म में, तो उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह लीनियर फॉर्म में अगर नॉर्मली सेल्स, तो उसमें क्या है इस तरह से फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है वर्टिकल या फिर जिग जैग प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्स तो मतलब डिसऑर्गेनाइज मैनर में अगर सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट हों तो उसको हम हेमाटोमा कहते हैं। एंटीरियर टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के एंटीरियर क्या होता है, पल्मोनरी वेन। अच्छा, ये एमसीक्यूज पहले भी आया था पीछे, तो वहाँ पर मैंने जल्दी में जो है आपको बताया था फ्रीनिक नर्व, लेकिन वो फ्रीनिक नर्व क्या है वो मैं समझा था। यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीरियर टू लंग रूट, वो लंग रूट, अगर वो कहें लंग का जो रूट है, चाहे राइट लंग हो चाहे लेफ्ट लंग हो, या लंग का जो हाइलम है, तो उसके सामने को क्या पास हो रहा होता है, फ्रीनिक नर्व। लेकिन अब यहाँ पर ये बात कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी के सामने क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है। फर्स्ट फोर मोस्ट कोगुलेशन फैक्टर गॉन इन विटामिन के डिफिशिएंसी, जब विटामिन के डिफिशिएंसी होता है तो सबसे पहले कौन सा कोगुलेशन फैक्टर ख़त्म हो जाता है, तो वो है फैक्टर 7। वजह क्या है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सबसे कम है फैक्टर 7 की। तो अगर विटामिन के कम हो गया तो फैक्टर 7 जो प्रेजेंट था ना, उसकी हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल 1 हार है, 1 हार के बाद वो सारा ख़त्म हो जाएगा। बाकी अभी तक मौजूद होंगे क्योंकि उनकी हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल 5 हार है, 6 हार है, तो वो अभी तक 5 हार या 6 हार तक होंगे। और हार्ट इज ससेप्टेबल फिब्रिलेशन एट विच पॉइंट ऑफ कार्डियक साइकिल, कल भी हमने पढ़ा था कि एट द एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल के एंड के ऊपर क्या है, फाइब्रिलेशन सबसे ज़्यादा हो सकते हैं हार्ट के अंदर। मोस्ट ससेप्टेबल उसी टाइम होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हार्ट्स ट्यूनिंग फोर्क इज परसीव्ड बाय पैसिनियन कार्पसल, कहाँ पे होते हैं, फिंगर टिप्स पे होते हैं। ये हमारे पास 256, इसका काम क्या था, वाइब्रेशन को परसीव करना ना, तो 256 हार्ट्स फ्रीक्वेंसी को ये परसीव करता है। ट्रू अबाउट एनल कैनाल, एनल कैनाल के बारे में ट्रू कौन सा है, सप्लाइड बाय बोथ सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज। हाँ ठीक है, ये रट्टे वाली चीज़ आपने, एनल कैनाल को सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी दोनों सप्लाई करते हैं, याद रखना। आरबीसीज आर हैव ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी है। आरबीसी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के जरिए होता है। बाकी सेल्स में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बन गया वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, फिर वो एसिटाइल कोए में क्रेब साइकिल का प्रोसेस होगा, फिर क्रेब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होगा। ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये इन तमाम प्रोसेस के जरिए, तमाम बाकी सेल्स में इन तमाम प्रोसेस के जरिए एनर्जी या एटीपी प्रोड्यूस होता है। आरबीसी में क्योंकि ऑर्गेनेल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, उसी में एटीपी बन रहा होता है। तो है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम एक्टिविटी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ए कंपनी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी किस नर्व के साथ जा रहा होता है, आरिकुलो टेम्पोरल नर्व।
ठीक है, रट्टे वाली चीज़ें ये आपने रटने। व्हाट डिक्रीजेस पेनिसिलिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी? प्रोबेनिसिड क्या करता है? पेनिसिलिन एक्सक्रीशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि प्रोबेनिसिड क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है। एस्पिरिन शुड बी स्टॉप्ड बिफोर सर्जरी, हाउ मेनी डेज द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन रिमेन्स है? 7 to 9 डेज बिफोर सर्जरी आपने एस्पिरिन स्टॉप करना है, क्योंकि इसके इफेक्ट 7 to 9 डेज तक होते हैं। क्यों? क्योंकि एस्पिरिन प्लेटलेट्स की इनहिबिशन करवाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, और क्या है उसके अंदर इंजाइम्स को इनहिबिट करता है, और वो इंजाइम्स 9 डेज तक नए नहीं बनेंगे। तो जितना प्लेटलेट्स का मतलब जो लाइफ स्पेन होता है 7 to 8 या 9 डेज तक होता है ना, तो जब तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट है उस वक्त एस्पिरिन का एक्शन उसके ऊपर प्रेजेंट है, उस वक्त तक उनकी एग्रीगेशन नहीं होगी। फिर जब ये एस्पिरिन आपने स्टॉप कर दिया ना, तो फिर वो प्लेटलेट्स डाई हो गए, नए प्लेटलेट्स बन गए, तो वो नए प्लेटलेट्स फिर अपनी एक्टिविटी करेंगे। तो इस वजह से 7 to 9 डेज पहले अपने एस्पिरिन को स्टॉप कर देना है बिफोर सर्जरी। रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स अभी हमने पढ़ा था, लॉन्ग बोन्स को एपिफिजियल आर्टरी सप्लाई कर रहा होता है, वही है ना, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स सप्लाइड, जो लॉन्ग बोन्स की एंड है ना, एंड है, असल एक्सक्यूज ये है, उसके एंड को एपिफिजियल आर्टरी, लेकिन उसका जो शेफ्ट है उसको न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कराता ना। लेंथ ऑफ राइट ब्रोंकस कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, रट्टे वाली चीज़ है इसको रट लें। और एसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? 25। द मोस्ट कॉमन चेंजेस विच अकर इन अ केस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स में, यूट्राइन प्रोलैप्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है? अब यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब यूट्रस आ रहा है सर्वक्स के अंदर या वजाइना के अंदर। अब यूट्रस जब सर्वक्स में आ गया, ये यूट्रस है फॉर एग्जांपल, ये सर्वक्स है, तो यूट्रस इस सर्वैक्स को इरिटेट करता रहेगा। जब सर्वैक्स इरिटेट होगा तो इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, सर्विकाइटिस होगा, क्रोनिक सर्विकाइटिस होगा। साथ में इसमें क्या हो जाएगा? मेटाप्लेजिया हो जाएगी ना, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, क्रोनिक सर्विकाइटिस विद स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर कौन से स्क्वेमस सेल नहीं होते, कॉलमनर सेल्स होते हैं, लेकिन क्या है वो क्रोनिक सर्विकाइटिस हो जाएगी और फिर मेटाप्लेजिया हो जाएगा ना, क्योंकि वो प्रोलैप्स की वजह से इरिटेट कर रहा है उसको। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव्स मेजर एक्साइटेटरी इनपुट टू एंड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स इट सेल्फ डज नॉट सेंड एक्साम्स टू कॉर्टेक्स? तो बोल रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एक्साइटेटरी इनपुट जा रहा है, लेकिन वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास कोई भी इनपुट नहीं जा रहा, तो वो है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास डोपा फाइबर्स जा रहे होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा को एक्टिवेट करते हैं और सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन रिलीज करवाते हैं। लेकिन क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से कोई भी फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ नहीं जा रहा। तो रेको लंबर आउटफ्लो कंपोज ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि T1 to L2 तक क्या होता है? वाइट रेमाई कम्युनिकेंस। वाइट रेमाई कम्युनिकेंस का मतलब वो एंटीरियर रेमाई जिनके अंदर प्रेजेंट हो क्या सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो वो T1 to L2 था, और ये सिंपैथेटिक का ना, तो तोरेको लंबर आउटफ्लो भी इसी को कहते हैं। ये कंपोज होता है, ये क्या है, इसके अंदर सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स वो क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है। कार्पस कोलासम, मोस्ट फाइबर्स इंटरकनेक्ट सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, कार्पस कोलासम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दौरान जो वाइट मैटर है उसको कार्पस कोलासम कहते हैं ना, वो क्या कर रहा होता है? सिमेट्रिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अंदर फाइबर्स होते हैं ना, वो सेरेब्रल एरियाज के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, दोनों साइड पे सेम जो है एरियाज के साथ। तो ये इसका उसके बाद है। अच्छा, थोड़े स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी बहुत है ना, और ये लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा ना, तो इस वजह से आप लोगों के लिए भी, ताकि थोड़ी आसानी हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मदर, तो ये ओनली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मदर। माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो दोनों सिर्फ मदर से फीटस में, बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं, बाप से नहीं जाते। चाइल्ड विथ रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड आल्सो हैविंग कार्टाजेनर सिंड्रोम, डिफेक्ट लाई इन डैनिन आर्म। हाँ, एक चाइल्ड है उसको रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, साथ में उसको कार्टाजेनर सिंड्रोम भी है। तो डिफेक्ट किस में? डैनिन आर्म में। डैनिन आर्म सीलिया का पार्ट था। अब सीलिया का फंक्शन क्या था कि म्यूकस को अपवर्ड निकालना। म्यूकस को जब अपवर्ड निकालते हैं, म्यूकस में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है फिर बंदा एक्सपेक्टोरेट करता है ना, वो सारा म्यूकस बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर क्या है, डायनिन आर्म क्या है, सीलिया का पार्ट है, वो अगर हमारे पास डैमेज होगा तो सीलिया क्या है, अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकेंगे म्यूकस की। म्यूकस सारा एक्युमुलेट होगा लंग्स के अंदर। वो म्यूकस जब उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे एक्युमुलेट हो जाएंगे लंग्स के अंदर, और इस वजह से रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। इसके अलावा कार्टाजेनर सिंड्रोम भी इसमें होता है। और ये जो होता है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये कार्टाजेनर सिंड्रोम जो होता है।
कार्टाजिनस सिंड्रोम के अंदर एक तो ब्रोंकिक्टिसिस होता है, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, और दूसरा इसके अंदर होता है साइनोसाइटिस होता है, साइनसिस की इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है, ये देखें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, और साथ में क्या होता है उसमें साइटस इन्वर्सस होता है। साइटस इन्वर्सस का मतलब जो वो होता है अब अपोजिट होते हैं, जो आर्गन्स होते हैं ना, जो राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी में हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगे, जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट पे होंगे। मतलब हार्ट नॉर्मली लेफ्ट पे होता है, लेकिन उसमें क्या है राइट पे होगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा। तो ये तीनों क्या है कार्टाजेनर सिंड्रोम इसको कहते हैं। ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है, इसमें सीलिया का स्पेशली इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन विजरा, और सीलिया का भी कौन सा, डायनिन नर्व डैमेज होता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन विजरा क्या होता है, एथेरोमा होता है। एथेरोमा जब विजरल ऑर्गन्स के ब्लड वेसल के अंदर एथेरोमा जब बनता है, मतलब प्लेक्स बनते हैं, तो वो नैरो हो जाते हैं वो ऑर्गन्स, तो जब उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है फिर उनकी इन्फेक्शन हो जाती है। रिगार्डिंग बीटा थैलेसीमिया, म्यूटेशन इन प्रोमोटर रीजन ऑफ बीटा जीन, बीटा थैलेसीमिया में बीटा जीन के प्रोमोटर रीजन के अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। रिगार्डिंग HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में, जो इसके कई टाइप्स होते हैं, इसका जो 16, 18 एंड 31 एसोसिएटेड होते हैं विद डिस्प्लेजिया एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा, इस वजह से इनको कहते हैं हाई रिस्क HPV 16, 18 और 31। इसके अलावा आई थिंक 9 भी था, 11 भी था, उनको कह रहे थे लो रिस्क, क्योंकि वो सर्वाइकल कार्सिनोमा और डिस्प्लेजिया काज नहीं कर रहे थे, ये काज कर रहे हैं, इस वजह से इनको हाई रिस्क कहते हैं 16, 18 और 31, ठीक है। ये सर्वाइकल कार्सिनोमा और सर्वाइकल डिस्प्लेजिया काज करते होते हैं। ट्रू अबाउट फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के बारे में क्या ट्रू है, इसके बारे में ये ट्रू है कि ये रिसीव करता है मोटर फाइबर्स फ्रॉम कंट्रालेटरल कॉर्टेक्स ओनली। हाँ, फेशियल नर्व जो है उसके पास फाइबर्स आ रहे होते हैं अपोजिट, सिर्फ अपोजिट साइड के कॉर्टेक्स से। ये क्योंकि मैंने आपको क्रॉस्ड वर्सेस अनक्रॉस्ड हेमिप्लेजिया में ये डिटेल से समझाया था। यहाँ पर फेशियल नर्व का ये मतलब है कि उसके अपर मोटर न्यूरॉन वाले फाइबर्स नहीं, जो लोअर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन वाले फाइबर्स जो आ रहे होते हैं वो सिर्फ अपोजिट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे होते हैं उसके पास। उसके बाद है हाई पिच फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू बेजिलर मेम्ब्रेन स्ट्राइक्स। हाई पिच फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इनर एयर की। इनर के एयर के अंदर एक बेजिलर मेम्ब्रेन होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके ऊपर कह रहा है हाई पिच फ्रीक्वेंसी कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, बेस ऑफ कॉक्लिया पे, ठीक है। क्लास 3 एंटी एरिथमिक और एपेक्स पे क्या होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, ये याद रखें। एपेक्स ऑफ कोक्लिया के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी वो करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और बेस ऑफ कोक्लिया जो है उसके ऊपर हाई पिच फ्रीक्वेंसी साउंड स्ट्राइक करेंगे। क्लास 3 एंटी एरिथमिक इंक्लूड्स, क्लास 3 जो एंटी एरिथमिक होते हैं उसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, वो है डोफिटिलाइड। ये रट्टे वाली चीज़ें अक्सर। Which of the following statement is unlikely to be true about hydrogen ion in the renal tubules? It can bind with NH4। ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ठीक है, तो NH4 के साथ ये बाइंड कर सकता है। असल में NH4 नहीं है ना, NH3 है। NH3 के साथ बाइंड करेगा तो वो NH4 में कन्वर्ट होगा ना, अमोनियम में। तो ये एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ, इट कैन बाइंड विद NH3 प्लस के साथ, नॉट NH4, ठीक है। NH3 के साथ बाइंड होकर उसको कन्वर्ट करेगा NH4 में। उसके बाद है पेशेंट सफरिंग हेड ट्रामा, पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड, पल्सेशंस अपीयर इन द ऑर्बिट है विद हार्ट बीट है, दिस फिनोमेनन इज ड्यू टू रिलेशन ऑफ। अच्छा, पेशेंट को हेड ट्रामा हुआ है, उसके बाद क्या है, पल्सेशन उसके ऑर्बिट में भी अपीयर होते हैं जब भी हार्ट बीट करता है। तो ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना इस वजह से हो रहा है, वो कह रहा है केवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से। आपको पता है जो ऑर्बिट होता है उसके पीछे क्या पड़ा होता है, केवर्नस साइनस। उस केवर्नस साइनस के अंदर से क्या पास हो रहा था, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास ब्लड कहाँ से आता है, जाहिर सी बात है जब हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में ब्लड आएगा, तो उसकी वजह से केवर्नस साइनस पल्सेट करेगा। वो फिर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा ऑर्बिट के ऊपर, और फिर ऑर्बिट हमारे पास उसकी भी पल्सेशन होगी। ये नॉर्मली नहीं होता। हेड ट्रॉमा जब होता है ना, तो उसमें जब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और केवर्नस साइनस डैमेज हुए पड़े होते हैं ना, तो जैसे हार्ट बीट होता है ना, तो इनकी पल्सेशन होती है बहुत ज़्यादा। इनकी पल्सेशन की वजह से फिर ऑर्बिट की भी पल्सेशन होती है। उसके बाद है ओल्ड मैन हैज़ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है। लेटर एक ओल्ड मैन है, उसको स्ट्रोक हुआ है। लेटर ही डेवलप्स रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड डिप्रेशन, ही हैज़ अ लीजन इन। अब ये पूछ रही है, असल में पूछना ये चाह रहा है कि मोटिवेशन वाला एरिया हमारे ब्रेन में कौन सा होता है, तो वो है फ्रंटल लोब। मोटिवेशन के लिए फ्रंटल लोब होता है, तो उसका अगर मोटिवेशन डिक्रीज रहे तो इसका मतलब उसका फ्रंटल लोब डैमेज हुआ है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक इज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट फाइनली कंट्रोल्ड पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट्स बाय। अब पॉइंट टू पॉइंट या फाइन मूवमेंट्स हमारे पास कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स करवा रहे होते हैं, याद रखें। कार्टेक्स से जाते हैं स्पाइनल कार्ड तक, वो फाइन टू फाइन मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। लेफ्ट हाफ ऑफ बोन इज रिलेटेड टू,
लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स के साथ वो लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स लेफ्ट सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन क्या है, अपोजिट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, ठीक है, राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। ये देखें, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट बेसल गैंग्लिया। सॉरी हाँ, ये पोन्स की बात कर रहे हैं ना, अच्छा पोन्स की बात कर, हाँ पोन्स में अपोजिट, पोन्स में सेम नहीं होता, अपोजिट होता है, ठीक है। पोन्स के अंदर जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होता है वो अपोजिट, क्योंकि पोन्स में हमने पढ़ा था जो पुडंकल होते हैं ना, पोन्स के जो मिडल सेरिब्रल पुडंकल वो इस तरह क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो ये राइट पोन है, ये लेफ्ट, ये राइट पोन है, ये लेफ्ट पोन है, तो राइट पोन से जा रहे होते हैं ये सेरिबेलम के साथ लेफ्ट सेरिबेलम के पास, और लेफ्ट पोन से आ रहे होते हैं राइट सेरिबेलम के पास फाइबर्स, ठीक है। अगर मिड ब्रेन या मिडुला की बात करते तो वो सेम साइड के उसके साथ मिल रहे होते हैं सेरिबेलम के साथ। तो यहाँ पर क्या है, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर के साथ पोन्स कनेक्टेड है, लेफ्ट हाफ, ठीक है, और लेफ्ट बेजल गैंग्लिया सेम साइड के बेजल गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड होता है, और अपोजिट साइड के सेरिबेलर हेमिस्फीयर के साथ। True statement regarding kidneys is किडनी इज रेप्ड इन अ फेशियल शीथ अलॉन्ग विद एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है और इन दोनों के अराउंड एक फेशियल शीथ होता है, तो ये दोनों ने कवर किया होता है, किडनी को भी एड्रिनल ग्लैंड को भी। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोर कंसंट्रेटेड एट द एंड ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल एज कम्पेयर टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। तो क्रिएटिनिन की बात है, ठीक है, क्रिएटिनिन क्या होता है, ज़्यादा होता है एट द एंड ऑफ पीसीटी, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिनिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, वो जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है उसके अराउंड जो सेल्स हैं वो सेल्स क्रिएटिनिन सिक्रीट कर रहे हैं ना। एक तो ये देखें, नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनिन अकर्स इन पीसीटी बट अदर्स अकर्स अलॉन्ग विद वाटर, सो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। तो इसकी सिक्रीशन तो इतनी नहीं हो रही, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है पीसीटी से ना, तो जब हमारे पास एंड ऑफ पीसीटी होगा उसके अंदर वाटर कम है लेकिन क्रिएटिनिन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो क्रिएटिनिन कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, उसका अमाउंट सेम है लेकिन कंसंट्रेट इस वजह से हो रहा है, वाटर कम हो गई है ना इस वजह से वो कंसंट्रेट हो जाएगा। उसके आगे है ट्रू अबाउट लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स के बारे में क्या ट्रू है, लेग्जेटिव्स हम लोग यूज़ करते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो स्पोगोलस्क इसका बुल्क फार्म लेग्जेटिव, बुल्क फार्मिंग लेग्जेटिव है स्पोगोलस्क, ठीक है। पोस्टरल टोन ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल इज मेंटेन्ड बाय कांस्टेंट स्टिमुलस बाय, तो कहाँ से है, लेटरल वेस्टिबुलर फाइबर्स, हाँ। अब जो एंटी ग्रेविटी मसल कौन से होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस है, ठीक है, हिप मसल जो है, तो ये क्या है, ये इंसान को स्टैंड करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो इनके पोस्टल टोन को मेंटेन कर रहा होता है कौन, लेटरल वेस्टिबुलर फाइबर्स। और जो एंटीरियर जो प्रोक्सिमल मसल थे थाई के ना, फ्लेक्सर मसल, वो क्या कर रहे थे, उनको कहते हैं ग्रेविटी मसल्स, वो उनको जो है फिर रेड न्यूक्लियस या फिर र्यूब्रोस्पाइनल फाइबर्स थे ना, र्यूब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन से आ रहे थे, र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक उनको फिर कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, फ्लेक्सर मसल ऑफ थाई या प्रोक्सिमल मसल ऑफ थाई को। स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स हिप्पोकैम्पस टू हाइपोथैलेमस, तो वो है फोरनेक्स, ये मैंने आपको हाइपोथैलेमस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि फोरनेक्स होता है, वो हाइपोथैलेमस को डिवाइड भी कर रहा होता है लेटरल और मीडियल में, और ये हाइपोकैम्पस से आ रहा होता है हाइपोथैलेमस तक, तो वो है फोरनेक्स। ट्रैक होते हैं ना, वाइड ट्रैक है ये भी एक। डार्सल कॉलम फाइबर्स ऑफ लोअर बॉडी रिलेटेड टू द अपर बॉडी ऑफ सर्वाइकल एट सर्वाइकल लेवल। अच्छा, डार्सल कॉलम जो होता है, दो ट्रैक थे ना, हमने पढ़ा था, एक डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम होता है जो कि पोस्टीरियर हार्न में क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है, और वेंट्रल हार्न के अंदर फिर एंटीरियर ट्रैक थे और लेटरल ट्रैक थे। तो अब जो डार्सल कॉलम है या डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, उनके जो फाइबर्स होते हैं जो लोअर लिम्ब से आ रहे होते हैं वो जो है दरमियान में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो फाइबर्स ऐड होते जाते हैं, मतलब सर्वाइकल लेवल के जो फाइबर्स होते हैं अपर लिम्ब वगैरह के चेस्ट के, उनके फाइबर्स लेटरली ऐड होंगे, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं, ये भी यही पूछ रहे हैं कि लोअर बॉडी वाले फाइबर्स कहाँ होंगे और अपर बॉडी के कहाँ होंगे, तो लोअर बॉडी के मीडियल होंगे और अपर बॉडी के लेटरल होंगे, ठीक है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया इज काज ड्यू टू, ये जो है एमआई की वजह से होता है। स्टेगनेंट का मतलब रुक जाना, मतलब ब्लड रुक गया है, सर्कुलेट नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन है ना वो सर्कुलेट नहीं कर रहा, टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच रहा ना, तो इसको कहते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। ये शॉक में होता है या एमआई में होता है ना, एमआई हो गया तो हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड रुक गया है, तो ब्लड जब रुक गया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा टिश्यूज़ तक, तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया है। ब्रॉडीज एब्सेस इज रिलेटेड टू पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, माइलाइटस मीन्स उसका जो मेरो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो बोन की, या सिंपली आप कह सकते हैं बोन की इन्फ्लेमेशन। तो बोन की इन्फ्लेमेशन जो होती है पायोजेनिक मतलब बैक्टीरियल या पस फार्मिंग, तो पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस वो क्या है, वो अगर हमारे पास क्रोनिक हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ब्रोडीज अब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है।
अच्छा, फिर आगे हमारे पास है 179 में, पर्सन हैज़ शार्प वाउंड ऑन साइड ऑफ नेक, ब्लड इज gushing out, the senior registrar will press on which anterior tubercle, 6 एंटीरियर ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास वो क्या करेगा, पुश करेगा और क्या है, ताकि उस ब्लड को रोक सकें। सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट हैव, लेटरल हार्म नहीं होता। सर्वाइकल सेगमेंट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो सर्वाइकल पार्ट है या सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उनका जो है लेटरल हार्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लेटरल हार्म का, क्योंकि लेटरल हार्म में हमने कहा था क्या होते हैं, सॉरी मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अच्छा, ये लेटरल हार्न में क्या होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। अच्छा सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटीरियर हार्न से आ रहे होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, नहीं, वो एंटीरियर हार्न से एंटर नहीं होते, वो हमारे पास आते तो एंटीरियर रूट से हैं। एंटीरियर हार्न से तो आते हैं लेकिन एंटीरियर रूट में नहीं जाते, किस में जाते हैं, लेटरल रूट में। ये इस तरह था ना, ये था डार्सल हार्न, ठीक है, ये जो ये हो गया, ये हो गया, और ये था एंटीरियर हार्न। तो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो भी इसी एंटीरियर हार्न से निकलते हैं, लेकिन क्या है, इससे निकल के यहाँ पर जो लेटरल रूट होता है, इससे निकल गए इस लेटरल रूट में, ये लेटरल रूट्स हैं, ये वाले हार्स हैं, और ये आगे वाले क्या हैं, ये हार वो हैं, रूट्स हैं, ये बात याद रखें। मतलब ये देखें, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, बिल्कुल ये हार्न हो गई, ये डार्सल हार्न है, ये एंट्रल वेंट्रल हार्न है, और इस डार्सल हार्न से जो निकलता है, ये जो निकल रहा है ये है रूट, ये डार्सल रूट है, और ये जो निकल रहा है ये है वेंट्रल या एंटीरियर रूट, और यहाँ पर हमारे पास होता है लेटरल हार्न होता है, ये लेटरल हार्न है। तो वो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो एंटीरियर हार्न से भी जा सकते हैं, लेकिन एंटीरियर हार्न से ये एंटीरियर रूट में इंटर नहीं होंगे, एंटीरियर हार्न से ये एंटर होंगे कि इसमें लेटरल रूट में, ये लेटरल रूट से, ठीक है, ये फिर लेटरल रूट है या इंटरमीडिएट रूट है, उसके अंदर एंटर होंगे। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स लेटरल रूट के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो सर्वाइकल सेगमेंट जो है उसके अंदर थोड़े सिंपैथेटिक फाइबर्स नहीं होते। हमने कहा सिंपैथेटिक फाइबर्स किस में होते हैं, थोरेसिक एरिया में और लंबर एरिया में, T1 to L2 तक ना, वाइड रिमाइक अमेरिकन हमने जो कहा था, तो वो सर्वाइकल सेगमेंट में नहीं होता है, लेटरल हार्न नहीं होता। व्हाट इज नॉट प्रेजेंट एट L4, L4 के ऊपर फिर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, लेटरल हार्न L4 के ऊपर भी नहीं होता। T1 से L2 तक लेटरल हार्न होता है, इस T1 से ऊपर और L2 से नीचे क्या होता है, लेटरल हार्न नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं लेटरल हार्न या लेटरल रूट में क्या ट्रेवल करते हैं, वो सिंपैथेटिक फाइबर्स। L4 पेन रेडिएट्स टू इन फ्रंट ऑफ द नी, L4 का पेन जो है इन फ्रंट ऑफ द नी में रेडिएट करता है, ये रटना है आपने। और सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन, क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या है, सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एनाबोलिज्म करवाता है ना, ये एक एनाबोलिक हार्मोन है इंसुलिन ना। इन द एब्सेंस ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड। अब ये बायोकेम का हमारे पास एमसीक्यूज है, स्टॉपेज ऑफ प्रेजनिलोन टू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अब 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज मतलब अपसेंट है, इसका मतलब क्या है, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा है, प्रेजनोलोन, तो ये आपने रटना है। साइनेप्स अब्सेंट इन, साइनेप्स अब्सेंट होता है किसमें, डार्सल रूट गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं होता। अब डार्सल रूट गैंग्लियन या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, क्योंकि उसमें होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो इस वजह से उस गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं होता। इसके अलावा जितने भी गैंग्लियन होते हैं उनके अंदर साइनेप्स होता है। ये फॉर एग्जांपल पहला न्यूरॉन है प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, और यहाँ पर अगला न्यूरॉन है। अब यहाँ पर एक न्यूरॉन नहीं आ रहा, कई हज़ारों लाखों आ रहे हैं, और यहाँ पर हज़ारों लाखों इस तरह के न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है, आगे उनका पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है। अब ये जो सारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं जो यहाँ पर ग्रुप बना रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, गैंग्लियन। ये हमारे पास यह है गैंग्लियन है। अब यहाँ गैंग्लियन में हमारे पास ये देखें सिनेप्स बन रहा है ना, प्री गैंग्लियनिक फाइबर में और ये गैंग्लियन के अंदर, ठीक है, ये सिनेप्स बन रहा है। लेकिन जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि डार्सल रूट गैंग्लियन है, ये हमारे पास डार्सल हार्न है, ये एंटीरियर हार्न है, और ये हमारे पास डार्सल हार्न से क्या निकल रहा है, डार्सल रूट निकल रहा है। इस डार्सल रूट में यहाँ पर डार्सल रूट से जब ये न्यूरॉन जा रहे होते हैं ना, ये इस तरह से, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन है
यहाँ पर ये डार्सल रूट गैंग्लियन इसको कह रहे हैं, जो बल्ज है इसके अंदर जो है ये सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का, और उससे जो है एग्जान इधर जा रहा होता है, एक एग्जान एक हमारे पास प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा होता है। तो देखें ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इसको कहते हैं, जिसका यहाँ पर सेंटर में क्या हो, सेल बॉडी है और उससे एक प्रोजेक्शन इस तरफ जाए और एक प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा है। तो ये एक ही न्यूरॉन है, इस वजह से एक ही न्यूरॉन में हमारे पास ये सिनेप्स नहीं होता। हाँ, अगर दो न्यूरॉन होते हैं, एक यहाँ पे आके एंड हो रहा होता है, ठीक है, और अगला यहाँ से निकल रहा होता है इस गैंग्लियन से, तो हम कहते हैं क्या है, सिनेप्स प्रेजेंट है। लेकिन डार्सल रूट गैंग्लियन में क्या है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, उसके दो फाइबर्स होते हैं, एक पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर एमआई में, और एक एंटीरियर उसमें जा रहा है, ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है डार्सल हॉर्न में। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि डार्सल रूट गैंग्लियन या फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में क्या होता है, वो नहीं होता, सिनेप्स नहीं होता। ये अभी असल में क्या है, आपके कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं, आप देखेंगे कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लोग अब ये इसको समझ रहे होंगे रट्टे वाली चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट वाली हैं। हाँ, कुछ चीज़ें रट्टे वाली हैं तो वो आपने रटने होते हैं। कैंसर इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, कैंसर ह्यूमंस के अंदर क्यों है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। हाँ, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की ओवर एक्सप्रेशन होगी तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट होंगे किसमें, ऑन्कोजीन्स में, और ऑन्कोजीन, ऑन्को मीन्स कैंसर काजिंग जीन, ठीक है, तो कैंसर काज करेंगे। वैसे प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, सेल डिवीजन करवा रहे होते हैं ना, लेकिन प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ओवर एक्सप्रेस होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन में, और वो ऑन्कोजीन पर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, कैंसर में कन्वर्ट होगा। और दूसरा तरीका क्या है कैंसर का, कि जब ट्यूमर सुप्रेसर जीन है ना, जिनका काम होता है सेल डिवीजन को कंट्रोल करना, एक्सेसिव सेल डिवीजन को प्रिवेंट करना, अब वो ट्यूमर सुप्रेसर जीन अगर डैमेज होंगे या उनमें म्यूटेशन होगी तो फिर भी वो सेल डिवीजन कंट्रोल्ड तरीके से नहीं होगा, एक्सेसिव सेल डिवीजन होगा और कैंसर होगा। बेजल और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन आपको पता था जो बहुत कॉमन है, P53 है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बेजल गैंग्लिया डैमेज विल काज ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट है। बेजल गैंग्लिया इंटेंशनल ट्रेमर नहीं काज करेगा, ये सेरिबेलर में होता है, ठीक है, सेरिबेलर लीजन में होता है, सेरिबेलम का जो लीजन होता है ना, उसमें इंटेंशनल ट्रेमर होता है। इंटेंशनल ट्रेमर का ये मतलब कि जब भी आप इंटेंशन करते हैं कि किसी चीज़ को उठाना है, पकड़ना है, ग्रैस्प करना है, तो फिर आपके ट्रेमर स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह पेशेंट बैठा हुआ है, लेकिन जैसे वो किसी चीज़ को इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसको ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब बैठा हुआ है रेस्ट के ऊपर, उसको कोई ट्रेमर नहीं होता। और बेजल गैंग्लिया जब डैमेज होता है तो उसमें रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, ठीक है, उसमें रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, और साथ में पोस्चरल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं, और रिजिडिटी होता है लिम्स के अंदर। अच्छा, पार्किंसन भी हो सकता है ना, अगर सस्पेंशन अगर डैमेज होगा तो पार्किंसन डिजीज होगा, और अगर बेजल गैंग्लिया डैमेज होगा तो उसमें एथेरोसिस कोरिया वगैरह होगा। विच वेसल इन सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल के अंदर, सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, ये नेक के ट्राइंगल्स है ना, तो इसमें जो है सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है, उसमें वर्टिब्रल आर्टरीज जा रहे होते हैं। बल्कि ये नेक वाला नहीं है, नेक के अंदर तो हमारे पास ये सामने होते थे ना कैरोटिड ट्राइंगल वगैरह, ये हमारे पास है बैक ऑफ दी जो नेक है, वहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन के नीचे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या ट्रैवल कर रहा होता है, वर्टिब्रल आर्टरीज। Patient with severe dehydration, how much minimum urine output daily to eliminate nitrogenous waste product from the body? तो डेली 400 to 600 ml यूरिन बनना चाहिए, ठीक है, तो कम अज़ कम, तो फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास वो रिलीज हो सकते हैं। सेवियर डिहाइड्रेशन में इतना होता है, ठीक है, सेवियर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, तो उसमें वो कह रहे हैं कि मिनिमम यूरिन आउटपुट डेली कितना होना चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, तो वो है 400 to 600। लेकिन नॉर्मल अगर पेशेंट वो होगा, बंदा होगा डिहाइड्रेट नहीं हो, तो उसमें 1 लीटर और मोर देन 1 लीटर भी यूरिन फॉर्मेशन होती है, ताकि नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो सकें। विच आर द फॉलोइंग इज रैपिडली अडॉप्टिंग। क्रॉस जो रिसेप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वो हमारे पास क्या होते हैं, रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पर पेसिनियन दिया नहीं हुआ ना, सबसे ज़्यादा पेसिनियन होता है, रैपिडली अडॉप्ट करता है। दूसरे नंबर पे मीजनर एंड हेयर एंड आर्गन है, उसके बाद फिर क्रॉस है, अब उसके बाद क्रॉस है, क्रॉस के बाद क्या है, मर्कल्स हैं। तो इसके लिए आप कोई वो भी बना सकते हैं, निमनिक भी बना सकते हैं, तो PMH KM इस तरह बना लेना, PMH और KM। तो P से पेसिनियन है, M से मीजनर है, H से हेयर एंड आर्गन है, K से क्रॉस है, और M से मर्कल है। इस तरह से आप याद रखें। अच्छा, इन्फीरियरली द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल हैव मीडियली विच स्ट्रक्चर। तो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हिप्पोकैम्पस।
उसके बाद है अ मैन हैड हाइपर एक्सटेंशन इंजरी ऑफ सर्वाइकल कार्ड। अब सर्वाइकल जो स्पाइनल कार्ड है उसका जो है हाइपर एक्सटेंशन हुआ है, मतलब नेक की जो है बैकवर्ड इस तरह से एक्सटेंड हुआ है। तो क्या होगा उसकी वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा अपर लिम्ब में, क्योंकि सर्वाइकल कार्ड से जो फाइबर्स जा रहे होते हैं वो अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहे होते हैं ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह। तो उनकी हमारे पास क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर लिम्ब की जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो हमारे पास डैमेज होंगे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लिवर बाय। स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजेनोलाइसिस लिवर के अंदर कौन करवा रहा होता है, कार्टिसोल करवा रहा होता है ना। स्ट्रेस में रिलीज क्या होता है, कार्टिसोल ना, तो वही ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है। कैरेक्टरिस्टिक रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 D2 वैसे जो रिलेशन करवा रहे होते हैं ये दोनों। ठीक है, E2 और D2। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड डिवाइडेड बाय विच मसल। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को माइलोहायोइड मसल 2 में डिवाइड करता है। ठीक है। ये रट्टी वाली चीज़ है ना। अभी ये कुछ चीज़ें, मार्क्ड इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट इज ड्यू टू एक्सरसाइज में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है मार्क्डली। और दूसरे नंबर पे फिर प्रेगनेंसी में। क्योंकि कार्डिक आउटपुट एक्सरसाइज के दौरान आप भाग रहे होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से आता है, ग्लूकोज के थ्रू। और ग्लूकोज कहाँ से आएगा, ब्लड के थ्रू आएगा। तो जब तक वेज़ोडाइलेशन नहीं होगा ना और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, तब तक ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मसल्स को। तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा मसल्स के पास, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा। और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे। और अगर ऑक्सीजन क्या है इनफ नहीं है तो फिर क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी हो सकता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है हमें बहुत ज़्यादा ना, तो वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू आता है। इस वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिले मसल्स को और वो ग्लूकोज से एनर्जी हासिल कर सकें। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में क्या होता है, हेट्रोजाइगस भी अफेक्ट होता है। हेट्रोजाइगस मतलब उसमें एक डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा क्या है, कौन सा एलील है, रिसेसिव एलील है। लेकिन क्या है, उसके अंदर भी हमारे पास वो अपीयर होता है, अफेक्ट होगा। ठीक है, फिनोटाइप अपीयर होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट का ये मतलब है। अगर रिसेसिव होगा, रिसेसिव में दोनों जो है डिफेक्टिव जीन होने चाहिए, तो फिर क्या है, वो करेक्टरिस्टिक अपीयर होगा। तो कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास रिसेसिव होते हैं, कुछ डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर एक ही जीन डिफेक्टिव हो तो फिर क्या है, उसके साइन एंड सिम्पटम्स अपीयर होंगे। रिगार्डिंग एस्मोलोल, ये बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, तो उसके डिक्रीज एलिमिनेशन इन रीनल फेल्योर में ये डिक्रीज एलिमिनेट होता है। द रिस्पायरेटरी जोन वेयर, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है, इस वजह से ये कम होता है उसमें, रीनल फेल्योर में। द रिस्पायरेटरी जोन वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड द, जो रिस्पायरेटरी जोन है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज अक्कर होता है, तो वो कहाँ से, टर्मिनल ब्रोंक्योल से आगे, टर्मिनल ब्रोंकोल से आगे वाला जो पार्ट है, जिसको हमारे पास फिर आगे आते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्योल्स वगैरह, तो वो हमारे पास क्या है, उसको रिस्पायरेटरी जोन कहते हैं। वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, क्योंकि फिर आगे एल्वियुलर डक्ट आता है, एल्विलाई आते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज द रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीजेज, दिस इज बिकॉज PCO2 इंक्रीजेज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जब बंदा कर रहा होता है तो उस वक्त रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होता है। उसकी वजह क्या है कि PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो क्या है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, और वो जब ब्रेन में सेंट्रल केमोरेसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और वो क्या है, रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन हो सके। साइड इफेक्ट ऑफ ज़ैलोकेन क्या होता है, सिंकपी काज करता है। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन सिंकपी, बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी पता ना, सिंकपी किसको बोलते हैं, बेहोशी को कहते हैं। ठीक है, बंदा अचानक से बेहोश हो जाए, गिर जाए ना, उसको सिंकपी कहते हैं। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है, रेटिकुलोसाइट्स में होता है। इसका साइज, रेटिकुलोसाइट्स का साइज बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन, डेल्टा एंटीजन का मतलब क्या है, हेपेटाइटिस डी की बात कर रहा है। तो ये अगर हेपेटाइटिस डी या डेल्टा एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, हेपेटाइटिस बी क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी भी होगा, डेल्टा एंटीजन भी होगा। ठीक है, तो क्रोनिसिटी को शो कर रहा होता है प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन। वेट गेन इन द बॉडी इज रेगुलेटेड वीकली बाय वर्क आउटपुट। ठीक है, अब ये रटी वाली चीज़ है ना, इसको आप पढ़ लें। रिगार्डिंग एब्डामिनल एरोटा, एब्डामिनल एरोटा कमेंसेस एट L1। हाँ, L1 के ऊपर एब्डामिनल एरोटा डिवाइड हो जाता है 2 में। ठीक है, किस में, कॉमन इलिक आर्टरीज में, L1 के लेवल के ऊपर। ठीक है,
टर्मिनल उसके दो ब्रांचेज होते हैं, एक राइट कॉमन इलीक आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन इलीक आर्टरी। फिर वो कॉमन इलीक आर्टरी मजीद इंटरनल और एक्सटर्नल इलीक आर्टरी में डिवाइड होते हैं, फिर उन दोनों के अपने अपने ब्रांचेज होते हैं। तो यही है इसका आंसर। अ नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़ फास्टिंग ग्लूकोज है 122 आफ्टर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 1 हार 198 एंड 2 हार 194। अच्छा, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसमें फास्टिंग ग्लूकोज 122 का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा था कि 100 से लेके 125 तक क्या होता है? प्री डायबिटिक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ना। हमने पढ़े थे मेनली क्या होता है कि 70 से आप लेके 100 तक अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है ना, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज सुबह निहार मुंह निहार पेट, उस वक्त अगर 70 to 100 आ रहा है ब्लड ग्लूकोज तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है। और अगर आ रहा है 100 से लेके 125 तक तो फिर हम कहते हैं क्या है? पेशेंट प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज़ तो नहीं है लेकिन डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। और मोर देन 125 अगर था तो उसको हम कह रहे थे क्या है? वो डायबिटिक है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, रैंडम की नहीं, ठीक है। अब ये भी यही कह रहा है कि उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 122 है, मतलब ये प्री डायबिटिक है। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब ये है कि आप उसको खाना दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। और उसके 1 हार के बाद 198 है, 2 हार्स के बाद 194 है। तो अब जो फास्टिंग तो हो गया। रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो होता था ब्लड ग्लूकोज वो नॉर्मल कितना था? 140 तक, ठीक है। 100 से लेके 140 तक रैंडम ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है। फिर 140 से लेके 199 तक क्या था? प्री डायबिटिक था, प्री डायबिटिक। और 200 या उससे अबव जो है वो हमारे पास होता है डायबिटिक होता है। तो अब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का भी यही मतलब है कि आपने उसको खाना दे दिया रैंडम ब्लड ग्लूकोज से, समझे। तो 1 घंटे बाद 194 आ रहा है, 98 आ रहा है, और 2 घंटे बाद 194 आ रहा है। इसका मतलब वो पेशेंट प्री डायबिटिक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या है? डायबिटीज़ दिया हुआ है डायरेक्ट कि क्या इम्पेयर डायबिटीज़ मिलाटस है। तो ये इम्पेयर डायबिटीज़ मिलाटस तो इसको आप नहीं कह सकते, इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज कह सकते हैं या प्री डायबिटिक कह सकते हैं। या फिर ये होता है कभी कभार जो लैब वैल्यूज़ होते हैं ना वो भी डिफरेंट होते हैं, लैब वैल्यूज़ है ना, रेफरेंस रेंज, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे फ़र्क हो सकता है। लेकिन वैसे जो वो है नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपको बता दी है। इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सीन इन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो किस वजह से? इज ड्यू टू अल्टरेशन विद विच ट्रांसमीटर, वो कह रहा है कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर अल्टरेशन हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एपिलेप्सी में इंक्रीज हो रहा है। तो वो है गाबा। गाबा का काम क्या था? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिक्रीज करना। तो अब गाबा अगर डिक्रीज प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इम्पल्सिस नर्व इम्पल्सिस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी वजह से एपिलेप्सी होगी। हार्मोन प्रोड्यूस इन नॉर्मल कंसंट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल कंसंट्रेशन में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टाइप ऑफ टेरिगोपेलाटाइन अटैचेज, रेफी ऑफ टेरिगोपेलाटाइन अटैच होता है किस चीज़ के साथ? वैक्सीनेटर के साथ। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन विजरा, विजरा के अंदर मोस्ट कॉमन काज क्या है? इन्फेक्शन का थिरोमा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। विच वन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन है, तो ये हमारे पास हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, इसके क्या करेगा? अगर हाइपरबेरिक का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, और प्रेशर के अंदर है, वो अगर आप देंगे तो क्या है? ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीज, बस डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज होना चाहिए, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन में तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, सीजर होगा शायद, मुझे तो ये डी नहीं लग रहा। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन में ब्लड सप्लाई ब्रेन का इंक्रीज होना चाहिए, कम कैसे होगा? रिगार्डिंग हेरी लिकोप्लेकिया, हेरी लिकोप्लेकिया में क्या होगा? एसोसिएटेड विद HIV के साथ है, ठीक है। हाँ, HIV के साथ है। वैसे ये 25-year-old लेडी यूजिंग 25-year-old लेडी है, वो यूज़ कर रहा है कुछ मेडिकेशन, प्रेजेंट विद ब्रेडिकार्डिया एंड डिक्रीज प्रीलोड स्किन एंड इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ मेडिसिन यूज़ कर रही है 25-year-old लेडी, उसको ब्रेडिकार्डिया हो गया है और प्रीलोड भी डिक्रीज है और इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है उसका। तो ड्रग कौन सा है? वो है फिनाइलेफ्रिन, क्योंकि फिनाइलेफ्रिन वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है जिसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और प्रीलोड को भी डिक्रीज करता है। साथ में वो क्या है? ब्रेडिकार्डिया भी काज कर, ब्रेडिकार्डिया ये रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है ना। फिनाइलेफ्रिन क्या है? अल्फा 1 एगोनिस्ट है। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या करेगा? अल्फा 1 एगोनिस्ट एक्ट करेगा, ये हमारे पास स्किन के ब्लड वेसल हैं उनके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर है, उन अल्फा 1 के ऊपर क्या? फिनाइलेफ्रिन आके बैंड होगा, तो इन स्किन के ब्लड वेसल को ये इस तरह का वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा जिसकी वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और साथ में क्या होगा? जब ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो क्या है? BP इंक्रीज हो जाएगा। BP जब इंक्रीज हो जाता है ना जो भी चीज़, तो हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है ना, ब्रेन से सिग्नल जाएंगे, ठीक है, हार्ट के पास कि क्या है? हार्ट रेट को डिक्रीज कर दो ताकि क्या है? ये BP वापस नॉर्मल की तरफ मतलब वो कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज ना हो जाए ना। अगर हार्ट रेट भी वही सेम है साथ में BP इंक्रीज है तो उसकी वजह से फिर क्या है? BP और इंक्रीज हो जाता है, हो सकता है ना। तो BP को कम करते हैं, ठीक है, ताकि BP और कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके।
मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन ऑटो इम्यून डिजीज़ वो क्या है, हीमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। अच्छा ये एक मैंने छोड़ दिया। पेशेंट विद पल्मोनरी, एक पेशेंट है उसको पल्मोनरी एडिमा है, ट्रीटेड विद वेज़ोडाइलेटर, उसको हमने वेज़ोडाइलेटर दे दिया, दैट आल्सो कास्ट डिक्रीज इन प्रीलोड है, तो उसने प्रीलोड भी डिक्रीज़ कर दिया, तो वो कौन सा है, ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट या जिनको नाइट्रोग्लाइसरीन कह रहे हैं, वो क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा को तो डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि वेज़ोडाइलेशन करवा रहा है, लेकिन क्या है वो प्रीलोड को भी डिक्रीज़ करता है ना, हार्ट के पास जो वीनस रिटर्न है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है। और ये अगला क्या था, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स इन ऑटोइम्यून डिजीज़, वो है हीमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, ठीक है, ब्लड के एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ में, जैसे एसएलई है, एसएलई में क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स इनहिबिटर्स कैन बी गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर ऑफ द लंग है। इसके अलावा आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर पूरा वो क्या है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है ना, उसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। तो ये अच्छा ये अभी ये अगला पढ़ रहे हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर ऑफ लंग, किस लंग के कैंसर में देते हैं, तो वो है नॉन स्मॉल सेल कैंसर, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होते हैं उनके अंदर ये रिसेप्टर होते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होते हैं, तो वो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ रही होती है, तो उस रिसेप्टर के ऊपर जब हम उसके इनहिबिटर देते हैं तो फिर वो क्या है, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के। विच विल लीस्ट लाइकली काज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम है, इनमें से कौन सा जो है वो ब्लीडिंग टाइम को लीस्ट लाइकली इंक्रीज करेगा, तो वो है आइडियोपोथ डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। फैक्टर 9 अगर डिक्रीज होगा तो उसमें ब्लीडिंग टाइम तो इंक्रीज नहीं होगा, हाँ क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होगा लेकिन वो तो नहीं होगा। बाकियों में हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज है या आईटीपी है तो उसमें ब्लीडिंग टाइम जो है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एस्पिरिन उसमें भी प्लेटलेट्स का इशू है, बोन लेब्रॉन डिजीज में भी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होता है, बर्नार्ड सोलियर में भी प्लेटलेट्स एबनॉर्मल होते हैं, आरटीपी में भी प्लेटलेट्स में इशू होता है ना, तो इन सब में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन फैक्टर 9 जो है वो कैलकुलेशन फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है ना, तो वो क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज करेगा। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को शायद पता ना हो, एक होता है क्लॉटिंग टाइम, एक होता है ब्लीडिंग टाइम। जो क्लॉटिंग टाइम है, क्लॉटिंग टाइम के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर डिक्रीज होंगे तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज होगी, और साथ में ये जो पीटी है, एपीटीटी है, ये भी समझें क्या है, क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग टाइम ही कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये भी क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो ये अगर प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, ये प्रोलॉन्ग हो रहे हैं इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर कम है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो प्लेटलेट्स है, अगर प्लेटलेट्स की शेप साइज में नॉर्मलिटी है या उसकी अमाउंट कम है, क्वांटिटी में मसला है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो उसमें फिर क्या है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, ये याद रखें। विच इज़ नॉट साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का साइन कौन सा नहीं है, वो है ल्यूकोपीनिया, ये माल न्यूट्रिशन की साइन नहीं है। उसके बाद है पैरासाइट रेट इज कैलकुलेटेड फॉर विच एज ग्रुप है, लेस देन 5 ईयर्स जो सॉरी लेस 5 to 15 ईयर जो होते हैं उनके लिए हम पैरासाइट रेट चेक करते होते हैं। अब मैन इज ट्रांसफर टू 2 वीक्स, एक मैन को ट्रांसफ़र किया गया 2 वीक्स ओल्ड ब्लड, अच्छा एक पेशेंट को क्या है 2 वीक से हमारे पास ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, विच ऑफ द कंपोनेंट्स विल इट मेनली कंटेन, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट मेनली होता है, आरबीसीज होता है। ट्रू रिगार्डिंग कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज, अच्छा 2 वीक ओल्ड ब्लड मतलब आप पैक्ड आरबीसीज जो है वो 2 वीक ओल्ड लगा सकते हैं, लेकिन होल ब्लड आप कोशिश करें वो नहीं लगा सकते, और वैसे अगर आप ओल्ड ब्लड वैसे भी लगा दें तो उसके अंदर क्या है, वो बाकी सेल्स तो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, सिर्फ हमारे पास आरबीसी रह जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन कम होती है, प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन कितना होता है, 8 to 9 डेज होता है, और जो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनकी भी तकरीबन लाइफ स्पेन इतनी ही होती है ज़्यादातर के, तो वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, तो 2 वीक्स तक सिर्फ आरबीसीज रह जाते हैं, क्योंकि आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना होता है, 4 मंथ्स होता है। ट्रू रिगार्डिंग कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ के बारे में ट्रू क्या था, थिकनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, हाँ कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ में क्या है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है ना, तो वो सेरोटोनिन क्या कर देगा, वो ट्राइकस्पिड वॉल की थिकनिंग काज करेगा। और उसके बाद रिगार्डिंग स्पर्म रीचिंग एपिडेडमस, मूवमेंट बिकम्स डायरेक्शनल, हाँ जब स्पर्म एपिडेडमस के अंदर रीच हो जाएगा तो मूवमेंट उसकी डायरेक्शनल होती है ना, सेम डायरेक्शन में वो मूव करता है। रिगार्डिंग फाइब्रोनोजन विच इज़ ट्रू, फाइब्रोनोजन के बारे में क्या ठीक है, अफेक्ट ईएसआर, हाँ ठीक है, डिक्रीजेज इन लिवर डिजीज़, हाँ क्योंकि ये लिवर में बन रहा है, टेक्स पार्ट इन क्लाट फॉर्मेशन, हाँ फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, क्लाट का जो लास्ट स्टेप है वो यही होता है, ऑल आर करेक्ट, हाँ तमाम करेक्ट है। उसके बाद है अबाउट नॉन रैम स्लीप, नॉन रैम व्हाट इज़ ट्रू है, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेल्टा वेव्स अकर, हाँ नॉन रैम स्लीप में क्या है, डेल्टा वेव्स प्रेजेंट होते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिलीजेज ऑफ पेप्टाइड इन्वॉल्व इन बोन ग्रोथ है, अब जो
इनमें से कौन सा पेप्टाइड है वो क्या है, बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, तो वो है लिवर। लिवर से क्या रिलीज हो रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोमीडियन सी। और ये रिलीज़ कब होगा लिवर से, जब ग्रोथ हार्मोन आके लिवर के सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो इसी का ये पूछ रहे हैं ना। और ये फिर क्या है, बोन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में ना, बोन की जो प्राइमरी ग्रोथ है, लेंथ है, हाइट है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बोन डिराइव फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल आर्च। सेकंड फेरेंजियल आर्च से जो बोन डिराइव होता है, स्टाइलाइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये भी रटे वाली चीज़ है। सुपीरियर कॉलिकुलस इज कंप्रेस्ड, इट विल अफेक्ट आई मसल्स एंड काज व्हाट, ये आई मसल को और कंट्रालेटरल सैकेड्स काज करेगा, ये कल भी हमने पढ़ा था। सैकेड्स क्या होते हैं, सैकेड, अब देखें अगर आप क्या है यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले सामने देख रहे थे और अभी आप इस तरफ देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ना, तो आप क्या है, आपकी जो आई होते हैं वो दोनों स्मूथली इस तरफ टर्न करेंगे। लेकिन सैकेड्स में क्या होता है, आप एक बार फिक्सेशन पॉइंट आपका ये है, अचानक से आपकी क्या बहुत तेज़ी से आई की मूवमेंट हो जाएंगी, आपका फिक्सेशन पॉइंट ये हो गया, फिर तेज़ी से इधर आ जाएगा, फिक्सेशन पॉइंट ये हो गया। तो ये फिक्सेशन पॉइंट अचानक से चेंज होते रहते हैं, मतलब आई बाल की मूवमेंट्स बहुत तेज़ी से अचानक सडनली हो रहे होते हैं, उसको कहते हैं सैकेड्स। तो आप सुपीरियर कॉलिकुलस अगर राइट साइड का डैमेज है तो लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास इस तरह से सैकेड्स होते रहेंगे। रिगार्डिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करता है ना, तो वो क्या है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक टू एसए नोड। हाँ, एसए नोड के पास जो सिंपैथेटिक फाइबर्स जा रहे होते हैं वो कौन से होंगे, वो पोस्ट गैंग्लियनिक हमेशा होंगे। मतलब अफेक्टर आर्गन जो होता है ना, आर्गन के पास जो नर्व्स जा रहे होते हैं हमेशा वो कौन से होंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक होंगे, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो। सिर्फ किसको छोड़ के, एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड के पास जो फाइबर जा रहे होते हैं वो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक होते हैं, बस ये याद रखें। बाकी सारे जितने भी आर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनके पास जो जा रहे होते हैं फाइबर्स, ठीक है, चाहे सिंपैथेटिक चाहे पैरासिम्पैथेटिक, वो क्या होंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक होंगे। तो ऐसे नोड भी एक आर्गन है ना, उसके पास सिंपैथेटिक फाइबर्स जो जा रहे हैं वो कौन से होंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक ही होंगे। क्योंकि प्री गैंग्लियनिक फाइबर हमेशा गैंग्लियन में जाके एंड होते हैं, और गैंग्लियन से फिर एक्सान्स जो निकल रहे होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सान होते हैं या फाइबर्स होते हैं, वो जाके टारगेट आर्गन तक जाते हैं, अफेक्टर आर्गन तक जाते हैं। हार्मोन दैट इनहिबिट्स जीएनआरएच एंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्लीप, एक हार्मोन है जो कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है और इंक्रीज होता है ड्यूरिंग स्लीप, तो वो हमारे पास है मेलाटोनिन। ये स्लीप काज करवा रहा था ना, तो ये जीएनआरएच को इनहिबिट भी करता है मेलाटोनिन। उसके बाद है विच व्हाट जॉइंस वन लेमिना टू द अपर लेमिना ऑफ द वर्टेब्री। अच्छा, अपर लेमिना, लोअर लेमिना जो है अपर लेमिना ऑफ द वर्टेब्री से क्या ज्वाइन करवाता है, वो है लिगामेंटम फ्लेवम। हाँ, लिगामेंटम फ्लेवम क्या है, अपर जो वर्टेब्री का लेमिना है और लोअर वर्टेब्री का लेमिना है, उनको आपस में कौन, ये लिगामेंटम फ्लेवम कनेक्ट करा होता है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है ना, तो ये सारे ये इस तरह है ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह है, इसको आप इस तरह देख लें, ये हमारे पास एक वर्टिब्री है ऊपर वाला है, ये फॉर एग्जांपल नीचे वाला है, ये इसका लिगामेंट है और ये इसका लिगामेंट है नीचे वाले का, और यहाँ पर लिगामेंटम फ्लेवम इन सब वर्टिब्री के ऊपर इस तरह से जा रहा होता है, तो कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, लिगामेंटम फ्लेवम। कंप्लीट नर्व सेक्शन ऑफ इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व जो कि हमारे पास लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट के साथ था, ठीक है, और ये एक्सिला वगैरह के पास था, तो ये क्या है, इसकी अगर कंप्लीट नर्व सेक्शन हो जाए तो क्या होगा, सेंसरी लॉस होगी, क्योंकि ये सेंसरी नर्व था ना। हाउ इज पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा डायग्नोस्ड हिस्टोपैथोलॉजी, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर क्या, फिब्रिनाइड नेक्रोसिस काज करता है। तो पी से पॉलीआर्ट्राइटिस और पी से एफ से फिब्रिनाइड बन रहा है, तो इसको आप याद रखें फिब्रिनाइड, बस इस तरह से आप रट लें, या उसको एफ कर दें, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और फिब्रिनाइड। ये है तो वस्कुलाइटिस आपको पता है, इसमें पी एन का इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। द सेमी सर्कुलर केनाल्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ एयर, जो एयर का कॉर्टेक्स है ना, आउटर पार्ट है, उसके अंदर सेमी सर्कुलर केनाल्स जो होते हैं वो मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय, उनको मैक्सिमम कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है, डूइंग कार्टविल। सेमी सर्कुलर केनाल्स क्योंकि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो कार्टविल वाला मूवमेंट जो होगा ना, तो वो अगर होगा तो सेमी सर्कुलर केनाल मैक्सिमम एक्टिवेट होंगे। देयर इज इंट्रावास्कुलर डैमेज, व्हाट इज एक्टिवेटेड फर्स्ट बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कोलाजन, तो फैक्टर 12 है, ठीक है। इंट्रावास्कुलर डैमेज अगर होगा तो उसमें सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा, ठीक है, कोलाजन के साथ जब कांटेक्ट में आएगा, फैक्टर 12। बाइपोलर न्यूरॉन हैज़ हाउ मेनी डेंड्राइट्स, ठीक है, एक डेंड्राइट होता है, बाइपोलर न्यूरॉन का एक एक्सान होता है, ठीक है। और जो मल्टीपोलर होता है उनके एक्सान भी ज़्यादा होते हैं, उनके एक्सान भी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मेनली उनके डेंड्राइट बहुत ज़्यादा होते हैं। और यूनिपोलर न्यूरॉन का सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोजेक्शन होता है, एक्सान होता है। और सूडो यूनिपोलर का फिर हमारे पास दो होते हैं, समझे ना, उन दोनों को आप एक्सान भी कह सकते हैं, ठीक है, या एक को एक्सान कहें, एक को डेंड्राइट कहें।
एक हमारे पास सीएनएस के पास जा रहा होता है, एक पेरिफेरी में रिसेप्टर्स के पास जा रहा होता है। A patient after cardiac surgery would require ventilator in ICU. What would you do so that he does not feel depressed about this situation? तो पेशेंट है, उसको क्या है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि उसको आप कैसे दिलासा देंगे कि उसको डिप्रेशन ना हो, तो उसको आप बताएंगे कि इसकी हमें ज़रूरत है वेंटिलेटर की ना। तो एक्सप्लेन हिम द नीड एंड काज ऑफ वेंटिलेटर। रिगार्डिंग कैरिना, अब कैरिना वहाँ पर है जहाँ पर ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है तो ब्रोंकस में। तो वो कह रहा है कैरिना के बारे में कौन सा क्या ट्रू है। कार्टिलेज रनिंग एंटीरो पोस्टीरियरली जो कार्टिलेज होता है एट ट्रेकियल बाइफर्केशन। हाँ बस वही है ना, जो ट्रेकियल बाइफर्केशन है वहाँ पर कार्टिलेज रन कर रहा होता है, एंटीरियर भी, एंटीरियर पोस्टीरियरली, ठीक है। ट्रेकिया का जो लास्ट वो है सी शेप कार्टिलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ थोरेसिक वेगोटोमी। थोरेसिक वेगोटोमी का मतलब थोरेसिक एरिया में जो वेगस नर्व है उसको अगर आप काट दें तो क्या होगा, उसका इफेक्ट डिक्रीज एसिड सिक्रेशन होगा, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा था स्टमक को और स्टमक के एसिड की प्रोडक्शन भी वही करवा रहा था। इसके अलावा स्टमक की मोटिलिटी में भी वो हेल्प कर रहा था। लेकिन मोटिलिटी फिर भी स्टमक की होगी, क्योंकि स्टमक जो विजराज हैं उनका अपना एक हमारे पास नर्वस सिस्टम होता था जिसको कह रहे थे इफरेंट नर्वस इंटेरिक नर्वस सिस्टम कह रहे थे। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे थे सिमेट्रिक और पैरासिमेट्रिक ना, वेगस नर्व भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। लेकिन जो एसिड सिक्रीशन है स्टमक का वो सिर्फ और सिर्फ इसी पैरासिमेट्रिक या वेगस नर्व के ऊपर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था मेनली। तो इस वजह से क्या है, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसके, डिक्रीज कंट्रक्शन ऑफ वो एंट्रम या स्टमक। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ स्पाइरोनोलेक्ट्रोन काजेज एक्सक्रीशन ऑफ। अब कह रहे हैं अगर स्पाइरोनोलेक्ट्रोन आप यूज़ करें तो वो क्या करेगा, किस चीज़ की एक्सक्रीशन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, वो करेगा सोडियम को इंक्रीज़ करेगा एंड डिक्रीज पोटाशियम, ठीक है ना। सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करता है स्पाइरोनोलेक्ट्रोन ना, फिर सोडियम के साथ ज़्यादा वाटर भी जाता है तो डायरोसिस करवाएगा ना, क्योंकि डायरोटिक का ही है। लेकिन क्या है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन को ये डिक्रीज़ करेगा, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ठीक है। ये पोटाशियम को स्पेयर करता है। अगर हाइपोकलीमिया है पेशेंट को पहले से, तो उसको हाइपरटेंसिव भी है, तो उसको आप स्पाइरोनोलेक्ट्रोन देंगे ताकि वाटर तो जाए लेकिन पोटाशियम बाहर ना जाए, पोटाशियम को वापस रीअब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, विच वन इज़ द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, उसको कहते हैं कोरियन फंडोजाम। बायोलॉजिकल सब्सटेंस टेकन एज अ फ्राम फूड, ठीक है। फूड से जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सारे लेते हैं, लेकिन उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन को इनको हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स एक इस तरह का चीज़ है जिसमें ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपने टिक करना है। और ईसीजी चेंजेस इन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया में ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं, टी वेव इन्वर्जन होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट यू वेव्स भी हो सकते हैं, इंक्रीज पीआर इंटरवल भी होता है, इंक्रीज क्यूटी इंटरवल भी हो सकता है, टाल टी वेव्स भी होते हैं, लेकिन नहीं, ये सब नहीं होते हैं। टी वेव इन्वर्जन तो होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर रहा है, अच्छा एमआई की बात नहीं, कि मैं समझा एमआई की बात कर रहा है। एमआई में तो टी वेव इन्वर्जन होता है, और जो ब्लॉक्स होते हैं एवी ब्लॉक्स, उनमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, और क्यूटी इंटरवल कुछ क्यूटी सिंड्रोम में प्रोलॉन्ग होता है। टाल टी वेव्स हमारे पास एमआई के बाद कुछ अरसे बाद वो हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरकलीमिया में होते हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया में मेनली क्या होता है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद टॉर्सेट सिंड्रोम में भी क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। कनेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ, कनेक्शन किस चीज़ का पार्ट है, गैप जंक्शन का एक पार्ट होता है, उसको कनेक्शंस कहते हैं। पेरी न्यूक्लियर सिस्टम, पेरी न्यूक्लियर सिस्टम क्या होता है, बाउंडेड बाय इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस एट द न्यूक्लियर पोर। बस ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स वेरी एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस आर, वो है डीप या डार्क स्टेनिंग। हाँ, अब वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन बना रहे हों, तो वो उनकी स्टेनिंग क्या होगी, वेरी डार्क स्टेनिंग होगी, ठीक है। न्यूक्लियाई खुद तो नहीं कर रहे ना, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियोलाई होते हैं। वो न्यूक्लियोलाई क्या है, उनमें राइबोसोम बन रहे होते हैं, वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब क्या है, उनका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में हमेशा क्या होता है, साइटोप्लाज्म बेसिक होता है, बेसिक या अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो इस वजह से वो एसिडिक या इजोनोफिलिक जो डाई है उसको वो अट्रैक्ट करता है। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एसिड होता है, तो वो बेस को अट्रैक्ट करेगा, बेजोफिलिक स्टेन को अट्रैक्ट करेगा, हीमोटॉक्सिलिन को अट्रैक्ट करेगा। अब जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उसके अंदर समझें क्या है, क्या है, डीएनए और आरएनए भी बहुत ज़्यादा है। डीएनए उसमें ज़्यादा है, इस वजह से डीएनए, पहले डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है।
तो अगर ज़्यादा प्रोटीन बनाना है तो ज़्यादा डीएनए कन्वर्ट होगा मैसेंजर आरएनए में, वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोलस में जाएगा, न्यूक्लियोलस में फिर राइबोसोमल आरएनए बनेगा, उसी तरह का राइबोसोमल आरएनए भी बन रहा होता है। अब देखें फिर क्या होगा, एक तो राइबोसोमल आरएनए इंक्रीज होगा ताकि क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन बनाना है तो ज़्यादा राइबोसोम बनाने, दूसरा मैसेंजर आरएनए इंक्रीज हो रहा है ना, और तीसरा क्या है, डीएनए की हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा हो रही है ना, डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर आरएनए बना रहा है, तो आरएनए ज़्यादा हो गया, राइबोसोमल भी और मैसेंजर भी और डीएनए भी ज़्यादा है, तो ये सारे क्या हैं, एसिडिक इन नेचर है, और एसिड क्या है, बेस को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से उसकी डार्क स्टेनिंग होगी। वाई टू प्रेफर ट्रोपोनिन और CKMB, तो ये हमारे पास इसको हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिसिटी फॉर कार्डिक टिश्यू के लिए CKMB हमारे पास स्पेसिफिक होता है, CKMB नॉन स्पेसिफिक होता है, ट्रोपोनिन स्पेसिफिक होता है ना। CKMB तो मसल से भी क्रिएटिनिन काइनेज रिलीज हो सकता है, बाकी मसल से। 59 ईयर ओल्ड फीमेल हैज स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड ब्रेस्ट कैंसर, वांट्स टू नो व्हाट टू डू टू टेक प्रोटेक्ट बोन्स फ्रॉम फ्रैक्चर्स है। अब ये जो फीमेल है उसको ब्रेस्ट कैंसर भी है, इस्केमिक हार्ट डिजीज भी है, और ये स्पेशली क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी इसके अंदर शायद पॉजिटिव है, इस वजह से शी नोज समवन हु हैड अ फ्रैक्चर आफ्टर ट्रिवियल ट्रॉमा। तो अब क्या है, एक और पेशेंट को भी इसी तरह का मसला आता, वो जिसको कैंसर है वो कह रहा है कि मैं किसी को जानती हूँ उसके बोन के फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते थे ना जब उसको इस तरह का कैंसर था। तो अब क्या है, डॉक्टर उसको क्या देगा, रिलॉक्सिफिन देगा, सर्म देगा। रिलॉक्सिफिन क्या है, सर्म है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास सेलेक्टिव सर्म है। उसके बाद है हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन इज, ठीक है, न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन कौन करेगा। हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन का ये मतलब है कि न्यूरॉन के अंदर नेगेटिविटी का बढ़ जाना, नॉर्मली -90 है, -90 से भी कम कर देना, तो उसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। वो कौन कर रहा था, वो मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर पोटाशियम ज़्यादा रिलीज होगा ना, इफ्लेक्स ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव है, तो पोटाशियम चार्ज अगर बाहर जाएंगे बहुत ज़्यादा ना, तो वो भी हमारे पास क्या काज करेंगे, नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करेगा ना, -90 से और ज़्यादा, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, उसको ईफ्लक्स कहते हैं, बाहर निकलने को ईफ्लक्स कहते हैं। अब इनफ्लक्स का मतलब अंदर आना, तो इनफ्लक्स क्या है, किसी ने कोई नेगेटिव चार्ज अगर अंदर आएगा बहुत ज़्यादा तो वो हाइपरपोलराइजेशन काज करेगा, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज या हाइपरपोलराइजेशन काज करेगा। तो अब अगर क्लोराइड बहुत ज़्यादा इनसाइड आएगा तो वो क्या है, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन काज कर सकता है। क्लोराइड कब अंदर जाता है, गाबा रिसेप्टर के साथ जो होते हैं ना, गाबा जो ए है आई थिंक या बी, गाबा के दो रिसेप्टर हैं, एक ए है एक बी है, एक जो है हमारे पास चैनल होता है क्लोराइड चैनल, आई थिंक ए है। तो गाबा ए रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन होता है, बाहर से क्लोराइड बाहर ज़्यादा होता है तो वो बाहर से सारा अंदर जाएगा, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले जो -90 था वो -90 से भी कम होकर -100 तक जाएगा या -110 तक जाएगा, और उसकी हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी उस नर्व की या उस सेल की, तो वो हमारे पास उस क्या करेगा, उसके अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद एक्सेप्ट रॉड्स एंड कोन्स, विच ऑफ द आर्टरी सप्लाई रेटिना, रॉड एंड कोन्स के अलावा कौन सा आर्टरी हमारे पास सप्लाई करता है, सेंट्रल रेटिना, ठीक है, सेंट्रल रेटिना। रॉड एंड कोन्स के अलावा आई को सेंट्रल रेटिना सप्लाई कर रहा होता है। फ्लेक्सर टोन ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको रेड न्यूक्लियस या इसको कहते हैं र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं, वो फ्लेक्सर टोन ऑफ द बॉडी को, या फ्लेक्सर जो मसल होते हैं जैसे थाई के एंटीरियर मसल जो होते हैं ना, फ्लेक्सर मसल जो होते हैं, प्रोक्सिमल मसल जो होते हैं, उनके टोन को मेंटेन करा होता है क्या, रेड न्यूक्लियस। और जो हमारे पास जो एंटी ग्रेविटी मसल थे, एक्सटेंसर मसल थे, जो कि हिप के ऊपर होते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस और मीडियस मिनिमस, उनके टोन को कौन मेंटेन करा था, उनको फिर लेटरल वेस्टिबुलर ट्रैक उसको या न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा था। तो ये आपने याद कर लेने। तो आज के लिए ये 150 MCQ हमने कर लिया आज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह डेली 150 या 200 MCQ किया करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।